हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बचे हुए कुछ थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स। दो थ्योरम्स बाकी हैं, दो एग्जाम्पल्स बाकी हैं, 14th एंड 15th एग्जाम्पल। उसके बाद ये चार चीज़ें इस लेक्चर में करके नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। उसके बाद 7th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये वाली थ्योरम करेंगे, आफ्टर दैट एक ये वाली थ्योरम आती है एंड देन है 14th एग्जाम्पल एंड 15th एग्जाम्पल। फर्स्ट थ्योरम हमें कहती है एन इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। अब एम्बेडेड का मतलब क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई सबसेट इस टाइप से एग्जिस्ट करता है सच दैट हम इससे और उस सबसेट के ऊपर क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। और सबसेट ना बोल के आप उसको सबरिंग बोलते हो, यानी ये जो सेट दिया है उससे हम इसकी एक सबरिंग के ऊपर एक आइसोमॉर्फिज्म अगर हम डिफाइन कर पा रहे हैं तो देन वी से दैट द इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको फील्ड का कोई सबरिंग माननी है फील्ड की, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इससे इस इंटीग्रल डोमेन से उस सबरिंग के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है और फिर उसको ये प्रूव करना है कि वो एक क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्विवेलेंस क्लास का पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको यही बता दूंगी ताकि आपको और वीडियो सर्च ना करनी पड़े। इसी वीडियो में आपको जो समझना है सब समझ आ जाए। मान लो ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 और आर मैंने एक रिलेशन बना दिया और वो क्या कहता है कि 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेट लिया 1 और 2 का, एक रिलेशन डिफाइन किया कि 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है और 2 1 से भी रिलेटेड है। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाती है इसके किसी एलिमेंट की। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें ऐसे एलिमेंट आए जिनके साथ 1 रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करते हैं ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जिनके साथ 1 रिलेटेड है। 1 किस किस के साथ रिलेटेड है, 1 के साथ और 2 के साथ, तो 1 और 2। और 2 की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर कौन आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए आपने सेट लिया, आर आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया, फिर आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो इसके हर एलिमेंट की। इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनके साथ वो एलिमेंट्स रिलेटेड है जो उन्होंने रिलेशन में दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ इक्विवेलेंस क्लास बोला हुआ है तो ये जो रिलेशन है ना, ये कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है ना, 3 प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी ए सेट है, ये कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे और इक्विवेलेंस क्लास 2 की उसमें एक एलिमेंट आएगा, ओनली 1। ठीक है, अब इस थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसका प्रोसीजर समझना। आर हम इंटीग्रल डोमेन लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग हमने इंटीग्रल डोमेन से ही करनी है ना। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, एक फील्ड तक जाना है और फिर फील्ड की एक सबरिंग लेनी है, फिर एक फंक्शन डिफाइन करना है आर से उस सबरिंग पे और फिर उस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म आपने दिखाना है। देखो, तो सबसे पहला काम है हम फील्ड तक जाएंगे। सबसे पहले आर इंटीग्रल डोमेन आपने लिया तो आप ऐसे एक सेट मानोगे आर क्रॉस आर डैश। सिंपल सी बात है, आर क्रॉस आर डैश, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, ए कोमा बी, जहां ए आर से होगा, बी आर डैश से होगा। आर डैश में सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आर के, यानी इंटीग्रल डोमेन में जितने भी जीरो एलिमेंट है ना उनको छोड़ के बाकी सारे आर डैश के अंदर हमने लिए हैं, सिर्फ जीरो एलिमेंट को छोड़ दिया है। तो आर क्रॉस आर डैश हमने एस सेट मान लिया। उसके बाद देखो, हमें इक्विवेलेंस क्लास का यूज करके और फिर फील्ड तक जाना है। ऐसे नहीं जाना कि डायरेक्टली हमने एफ कोई फील्ड मान लिया, नहीं, क्योंकि हम फील्ड तक जाने का फायदा तब है ना जब वो इसके साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड हो,
तभी तो हम दिखा पाएंगे कि उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। अगर हमने बिल्कुल ऐसे ले लिया आर बी यानी इंटीग्रल डोमेन, एफ बी यानी फील्ड, तो कैसे उनको रिलेट कर पाओगे जब हमने ये भी आर्बिट्रेरी उठा लिया, इसको भी आर्बिट्रेरी उठा लिया। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक चीज मान के दूसरी चीज तक इसी की हेल्प से पहुंचा जाए, ताकि इजिली हम कोई फंक्शन एंड आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाए। बस यही रीजन होता है। अब एस हमने सेट माना हुआ है ना आर क्रॉस आर डैश, तो हम इक्विवेलेंस क्लास तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर देंगे एस पे। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे डिनोट करते हैं ना उससे। तो पहले आर इंटीग्रल डोमेन लेंगे, एस एक सेट लेंगे आर क्रॉस आर डैश, फिर एस पे कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर देंगे, और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर देंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, एस सेट था और ये मैंने क्या डिफाइन किया है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस क्लास किसकी होगी? इन हर एलिमेंट की। जैसे इसमें था ना, हमने सेट लिया था, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, इक्विवेलेंस क्लास इसके हर एलिमेंट की होती है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास किसकी होगी? हर किसी ए बी एलिमेंट की होगी जो एस के अंदर होगा। अब हम ए बी की इक्विवेलेंस क्लास को ए बाई बी से डिनोट कर लेते हैं। वहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी ऐसे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बाई बी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, और फिर हमने इन सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का बना लिया एक सेट, उसको नाम दे दिया एफ। इस टाइप से हम पहुंच जाते हैं हमारे एफ फील्ड पे। आर इंटीग्रल डोमेन लिया, एस एक सेट डिफाइन किया आर क्रॉस आर डैश। आर डैश में इसके जीरो एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट हैं, यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर को ये कंटेन करता है। एस सेट लिया, उसके ऊपर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से इक्विवेलेंस क्लास बनाई। इक्विवेलेंस क्लास हर एलिमेंट की होती है, उसको ए बाई बी से डिनोट किया। तो हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इक्विवेलेंस क्लास आएगी। उन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस का हमने एक सेट बना लिया, उसको नाम दे दिया हमने कैपिटल एफ। अब इस कैपिटल एफ को हम प्रूव करेंगे कि ये क्या फॉर्म करता है? फील्ड फॉर्म करता है। फिर आपको पता ही अगला प्रोसीजर, ये हमें इंटीग्रल डोमेन मिल गया, ये हमें फील्ड बन गया। फिर हम क्या करेंगे, इसकी कोई सबरिंग लेंगे और फिर आर से उस सबरिंग के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और फिर उसको क्या प्रूव करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये अगर आप समझ चुके हो तो आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगी। आर आप इंटीग्रल डोमेन लोगे, एस आप सेट डिफाइन करोगे, रिलेशन आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करोगे। अब रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना हम। तो हम ये कहते हैं कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, यानी इसके दो एलिमेंट्स के बीच में ये रिलेशन कब होगा? अगर ए डी बी सी के इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड कब हैं? अगर ए डी की मल्टीप्लिकेशन बी सी की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए। अब हमें पता है हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। रिलेशन तो हमने डिफाइन कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव यानी खुद के साथ रिलेटेड है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इससे ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल होगी ही होगी। ठीक है, सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है तो क्या सी डी भी ए बी के साथ रिलेटेड है? ऑब्वियसली इसके साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है। तो ए डी इक्वल टू बी सी, यानी बी सी इक्वल टू ए डी, यानी सी बी इक्वल टू डी ए। ऐसा क्यों लिखा? ताकि सी डी इज आइसोमॉर्फिक टू ए बी हम लिख पाए। ठीक है, क्योंकि हम तभी मानेंगे ना कि ये इसके साथ रिलेटेड है जब हम ये प्रूव कर दें कि सी बी इक्वल टू डी ए। इसीलिए ट्रांजिटिव मतलब ये इसके साथ रिलेटेड है और ये इसके साथ रिलेटेड है, तो ये इसके साथ रिलेटेड होगा। इस चीज़ को भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। वो पहले तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगी, फिर इसको आगे प्रोसीड करके आप यहाँ तक ले आओगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है और ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आपको पता है ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये एस को डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में सेपरेट कर देता है। हर इक्विवेलेंस क्लास को इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करते हैं ए बाई बी से, और एफ हमने सेट बना लिया है ऐसे सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का। देख चुके हैं ना हम ये सब। अब हम ये क्लेम करते हैं कि ये जो एफ है ना, ये फील्ड फॉर्म करता है अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
बस अब फील्ड में कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये तो बिल्कुल ईज़ी टास्क है, आप अपने आप भी कर सकते हो। क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेगा सबसे पहले, और फिर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा वही किया हुआ है इसने। अब देखो इसके साथ दो एलिमेंट लिए, ए बाई बी, सी बाई डी। तो इसने क्या किया, इनके एडिशन करोगे इस टाइप का एलिमेंट आया, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए सी बाई बी डी टाइप का एलिमेंट आया। अब इसने ये कहा है कि सिंस आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बी डी जो है आर डैश में से लिए हैं हमने, बी और डी किसके अंदर से लिए हैं, आर डैश में से। क्यों, बिल्कुल ध्यान से समझना। ए बाई बी और सी बाई डी आपने यहाँ से लिए हैं, तो जो नीचे वाला एलिमेंट है वो कहाँ से है, आर डैश से। यानी बी और डी आर डैश से है, और आर डैश में आर के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, तो क्या ये ज़ीरो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बी और डी ज़ीरो नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो नहीं है, यानी ये डिनोमिनेटर जो है इनका ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गए, एफ के अंदर। ठीक है, कंडीशन यही है ना। इसके अंदर बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, पहली बात तो वो इस टाइप का हो, और दूसरी बात जो ए आर में से हो और बी आर डैश में से हो। अब बी आर डैश में से कब होगा, अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए ए डी प्लस बी सी बाई बी डी और ए सी बाई बी डी इनको हमें एफ में दिखाना था। अब इनको एफ में दिखाने के लिए ये तो हमें पता है ये इस फॉर्म के हैं दोनों, और ये भी हमें पता है इनका सम आर में जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन भी आर में जाएगी। अब ये चीज़ रह गई थी कि जो ये मल्टीप्लिकेशन जो नीचे वाला है ना, ये आर डैश में है, और ये आर डैश में कब होगा, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आर डैश में आर के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, ज़ीरो नहीं है। तो बी डी को नॉन ज़ीरो प्रूव इजीली कर दिया हमने, क्योंकि बी और डी नॉन ज़ीरो थे तो बी डी भी नॉन ज़ीरो होगा। तो ये भी एफ में चला गया, ये भी एफ में चला गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर हम कहते हैं एडिशन इज़ वेल डिफाइंड। एडिशन वेल डिफाइंड है या नहीं। देखो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमने पहले भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। कैसे प्रूव करते हैं, हम चार एलिमेंट्स लेते हैं और उनको पेयर्स में ना एक दूसरे के इक्वल मान लेते हैं। यानी ए बी इक्वल टू ए डैश बाई बी डैश और सी बाई डी इक्वल टू सी डैश बाई डी डैश। अगर ये इक्वल हैं तो हम ये दिखाते हैं, एडिशन वेल डिफाइन दिखानी है ना, मतलब ए बाई बी प्लस सी बाई डी को इक्वल दिखाना है ए डैश बाई बी डैश प्लस सी डैश बाई डी डैश के। ठीक है, इसके सम को इनके सम्स के इक्वल दिखाना है। अब देन अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हो गया क्या कि इसका और इसका सम इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि एडिशन इज़ वेल डिफाइंड। ये प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। अब इसको इक्वल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, इसको एलसीएम ले लो, बी डी ए डी प्लस बी सी ए डैश डी डैश प्लस बी डैश सी डैश बाई बी डैश डी डैश, फिर मल्टीप्लाई कर लो। यानी आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लेते हैं, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। देखो ये हमने उठा लिया। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ओपन करके और एट लास्ट ये उसके इक्वल ले आएगा। ये तो हम कर सकते हैं ना इजीली, विच प्रूव्स वन। मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है, इसके लिए भी आपको ऐसे ही कुछ करना है, ये भी प्रूव हो जाएगा। एसोसिएटिविटी मतलब इनका एडिशन करो फिर इसमें ऐड करो, या फिर पहले इनका एडिशन कर लो फिर ये ऐड करो, आंसर सेम आएगा। ये भी बिल्कुल इजीली कैलकुलेशंस ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ऑब्वियसली जीरो जो है वो ही तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, लेकिन जीरो एफ में बिलोंग करता है, इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जीरो को हम एफ के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली हम जीरो को जीरो बाई एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स नॉन जीरो एलिमेंट होगा, यानी वो आर डैश में से होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस बिलोंग्स टू एफ। एडिटिव इनवर्स देखो, ए बाई बी एफ में है तो एडिटिव इनवर्स कौन होगा उसका, माइनस ए बाई बी एफ होगा, सच दैट उनका एडिशन जीरो आ जाएगा। पहले इसको लिखो या पहले इसको लिखो, आंसर आपका सेम आएगा, सॉरी जो जीरो एलिमेंट के इक्वल आएगा। कॉम्यूटेटिव भी है, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव भी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए बाई बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, बी बाई ए होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन था, वन था।
अब 1 तो था, लेकिन उसको हमें ये तो दिखाना पड़ेगा ना वो एफ के अंदर है, यानी हम उसको एफ के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 को हम x बाय एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं ये एफ बिलोंग करता है एफ में। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये चीज़ कभी भी स्किप मत करना कि x इज़ नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा ना कि x इज़ नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब x कुछ भी हो सकता है, और x अगर ज़ीरो हो गया तो क्या ये x r डैश में होगा? कभी नहीं होगा। तो x नॉन ज़ीरो ज़रूर लिखना, ताकि ये r डैश में जाए और ये पूरा ऊपर वाला r में है ही, नीचे वाला r डैश में जाए और ये पूरा किस में चला जाए? f के अंदर चला जाए, क्योंकि f के अंदर ऐसा ही एलिमेंट है ना a बाई बी टाइप के, जहाँ a r का एलिमेंट है और b r डैश का एलिमेंट है। तो नॉन ज़ीरो लिखना, डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी मत भूलना। 9 यहाँ तक हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, वो भी हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये भी हो जाएगा। यानी अभी तक हमने आर इंटीग्रल डोमेन लिया था और एफ को हमने फील्ड प्रूव कर दिया। अब क्या रहता है, एफ का कोई सबसेट ले लो डी, ठीक है, एफ का आपने क्या ले लिया? सबसेट ले लिया। अच्छा वेट वेट वेट, इसने एक चीज़ और कही ना ऊपर, दिस फील्ड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर। ये चीज़ आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था। देखो ये कोई रिंग है, तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे बी नॉन ज़ीरो है, तो वो सेट ऑफ क्वोशंट्स ऑफ आर होता है। आर इंटीग्रल डोमेन है तो सेट ऑफ क्वोशंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन, आर रिंग है तो सेट ऑफ क्वोशंट्स ऑफ रिंग, इस टाइप से, ठीक है ना, वही चीज़ आ गई। उसके बाद इसने डी को एफ का सबसेट लिया है, या फिर आप कह सकते हो सब रिंग ली है। अब आपको क्या प्रूव करना है? ये जो डी है ना, ये आर के आइसोमॉर्फिक है। अब डी आपको किसी टाइप से तो लेना पड़ेगा ना। आपने ए, इसमें ए बाय वन टाइप के एलिमेंट ले लिए, जहाँ ए आर में से ए बाय वन टाइप के, एक टाइप से देखा जाए तो ये ए ही तो है, जहाँ ए जो है वो आर से है, यानी आर के सारे एलिमेंट्स ही तो हैं। और ऑब्वियसली अगर डी में आर के ही एलिमेंट्स हैं और ये खुद ही आर है, तो आइसोमॉर्फिक तो हो ही जाएगा ना। आइसोमॉर्फिक मतलब वन वन एलिमेंट हो गया, यानी एक की इमेज एक की इमेज एक, ऑन टू भी होगा, यानी वहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ होगी, एंड होमोमॉर्फिज्म तो हो ही जाएगा। देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। ऑब्वियसली डी एफ का सबसेट है, मैपिंग डिफाइन करते हैं ना, किस टाइप से कि फाई ऑफ ए बाय वन ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब अच्छा, ये आप ऐसा नहीं लिखना कि ए, नहीं, ये डी एस ने इस टाइप से लिया क्यों है? क्योंकि ये एफ का सबसेट है, और एफ में किस टाइप के एलिमेंट्स थे? ए बाय बी टाइप के, जहाँ ए बाय बी क्या थी? इक्विवेलेंस क्लास थी ए बी की, ठीक है, ध्यान रखना ए बाय वन ही आपको लिखना है वहाँ पे। फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या प्रूव करोगे? ये होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, ऑन टू है। वन वन के लिए फंक्शन सेम ले लिए, एलिमेंट्स इक्वल आ गए। ऑन टू के लिए ये चीज़ आ गई कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लो, उसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ए बाय वन जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ये ए के इक्वल हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म यानी उनका सम को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। अब सम को इस टाइप से लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं, तो यही तो कंडीशन होती है हमारी होमोमॉर्फिज्म की। तो इसलिए रिंग आइसोमॉर्फिज्म है और डी इज आइसोमॉर्फिक टू आर हो गया। यही हमें दिखाना था कि इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये कहती है कि प्रूव दैट क्वोशंट फील्ड एफ ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज द स्मॉलेस्ट फील्ड ऑफ आर। यानी जो एफ हमने ऊपर क्वोशंट फील्ड लिया था ना, एफ ए बाय बी टाइप के एलिमेंट थे जिसके अंदर, जहाँ पे ए आर का था और बी आर डैश का एलिमेंट था, जहाँ पे आर डैश में सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स थे आर के, ठीक है। तो वो जो एफ है ना, वो किसी इंटीग्रल डोमेन का सबसे छोटा फील्ड होता है। ये फील्ड तो है, लेकिन हमें ये दिखाना है ये उस इंटीग्रल डोमेन का सबसे छोटा फील्ड होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ये दिखा देंगे कि एफ जो है वो किसी के डैश के आइसोमॉर्फिक है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, के डैश कौन होगा? आर का सबसे छोटा से छोटा फील्ड। और अगर एफ उसके आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब भी क्या होता है कि वन वन कोरस्पॉन्डेंस है, मतलब एक ऐसे मैपिंग है जो उसके एक एलिमेंट को एक से रिलेट करेगी, एक एलिमेंट को एक से रिलेट करेगी। और यहाँ भी हर एलिमेंट का एक एक एलिमेंट है, इन इमेज है, और ऑन टू मतलब वहाँ के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज भी है। तो अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया तो दोनों अबाउट सेम ही तो हो गए ना अप्रॉक्सीमेटली।
तो इसीलिए अगर हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, एफ को अगर आप स्मॉलेस्ट प्रूव नहीं कर सकते, इजीली कर तो सकते हैं बट इजीली नहीं कर सकते, तो आर का आप कोई और फील्ड मान लो ना, के डैश, और अगर आप एफ को के डैश के आइसोमॉर्फिक दिखा देते हो तो ये भी तो स्मॉलेस्ट हो गया। ये काम हम यहाँ करेंगे। अब ये देखो एफ के डैश मानेंगे क्या, इंटीग्रल डोमेन मानना पड़ेगा सबसे पहले तो, और आर का हमने के कोई फील्ड मान लिया, के डैश मानेंगे हम जो इसके आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे, ये तो कोई के है। अब एफ तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये हमें पता है, ये क्वोशिएंट फील्ड होता है आर का। ए बी अगर आर में है तो ए बी के में भी होंगे, क्योंकि के फील्ड है जो आर को कंटेन करता है। ठीक है, आर एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन से बड़ा होता है ना फील्ड, तो आर को कंटेन करने वाला के हमने फील्ड माना हुआ है। अगर ये आर में है तो के में भी होंगे, और के क्या है, फील्ड है, तो ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, के में। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, के तो हमने आर्बिट्रेरी फील्ड माना है, इसलिए बड़ा भी हो सकता है। हम इसमें से, इस के में से ज़रूरी से एलिमेंट छाट के एक ऐसा फील्ड बनाना चाहते हैं जो आर का सबसे छोटे से छोटा फील्ड हो, यानी उससे कोई बड़ा एलिमेंट ना आए। अब एक बात बताओ, के अगर फील्ड है तो उसमें ए बी इनवर्स के टाइप के एलिमेंट तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर ये एलिमेंट हमने हटा दिए तो वो फील्ड ही नहीं बचा। तो के डैश मैंने एक ऐसा फील्ड मान लिया जिसमें ए बी इनवर्स के टाइप के एलिमेंट हैं। रीज़न क्या है, ताकि ए बी इनवर्स टाइप के ही एलिमेंट रहे, ताकि ऐसा भी ना हो कि ये फील्ड ही नहीं बन रहा, क्योंकि ए बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट ही उसको फील्ड बनाते हैं। और ऐसा भी ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपने उठा लिए हैं, एक्स्ट्रा तो हमने सारे रिमूव ही कर दिए ना, ए बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट लिए इसके अंदर। तो अब हम ये प्रूव करेंगे, पहली चीज़ तो ये प्रूव करेंगे कि ये के का सब फील्ड फॉर्म करता है, यानी इसका फील्ड है, इसका सब फील्ड है। और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये एफ है ना, ये के डैश के आइसोमॉर्फिक है, यानी एफ में और के में एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट दैट इज आइसोमॉर्फिज्म, यानी होमोमॉर्फिज्म 1, 1, 2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आर इंटीग्रल डोमेन लेंगे, के आर का फील्ड लेंगे जो आर को कंटेन करता है, एफ आपने पता ही आपको ये होता है। अब ए बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट तो के में आएंगे ही आएंगे। अब सारे एक्स्ट्रा को छोड़ दो, ए बी इनवर्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के एक सेट बना लो के डैश, और ये के डैश क्या बनेगा, सब फील्ड बनेगा। उसको देखो प्रूव करते हैं। अब सब फील्ड प्रूव करने के लिए आपको पता है हम क्या प्रूव करते हैं, दो एलिमेंट्स हमने उसके अंदर से लिए, उनकी सब्ट्रैक्शन भी अगर उसी के अंदर है, और x आपने यहाँ से लिया, y भी आपने, यानी दो एलिमेंट्स लिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो अगर एक्स वाई इन्वर्स भी के डैश में है तो वो सब फील्ड फॉर्म करता है। ये दोनों चीज़ें हैं हमारे सब फील्ड की। सब रिंग की अलग होती है ना, दो एलिमेंट्स लेते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन और उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर उसके अंदर हो, सब फील्ड में उनका डिफरेंस, और x उसका है और y उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो उनका एक डिवीजन मान सकते हो आप, क्योंकि एक्स वाई इन्वर्स क्या है, x बाय वाई है ना, जहाँ पे y नॉन ज़ीरो है। तो एक्स वाई इन्वर्स टाइप का एलिमेंट भी अगर के डैश में आ जाता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो के डैश हो गया सब फील्ड। प्रूफ तो देखो हम इजीली कर लेंगे, एक्स और वाई के डैश में है, के डैश में इस टाइप के एलिमेंट है तो ये भी इस टाइप का होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी इसी का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी, और के डैश क्या फॉर्म करता है, सब फील्ड फॉर्म करता है। अब यानी हमने ये दिखा दिया कि ये छोटे से छोटा सब फील्ड है किसका, आर का। तो अगर हम ये दिखा दें एफ और के डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, यानी एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट वो फंक्शन 1, 1 भी है, ऑन2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो अपने आप एफ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फील्ड। डिफाइन किस टाइप से कर दिया कि फाई ऑफ ए बाय बी इक्वल टू ए बी इनवर्स। ठीक है, यहाँ तो एफ का एलिमेंट आएगा, एफ में तो इसी टाइप के एलिमेंट है, के डैश में क्या ले लो, ए बी इनवर्स, 1, 1 तो होगा ही होगा, ऑन2 भी होगा, वहाँ से कोई भी एलिमेंट लोगे उसमें एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि उसके ऊपर फंक्शन लगाओ उसके इक्वल हो जाएगा। ये है होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन कि फाई ऑफ ए बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए बाय बी प्लस फाई ऑफ सी बाय डी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, इसने यहाँ पे सॉल्व करके और इसको प्रूव किया हुआ है। ऐसे ही फिर मल्टीप्लिकेशन वाली है, यानी ये तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बस
प्रूव हो गया कि इनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। तो यही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब f जो है वो k डैश के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो f है वो क्या है, स्मॉलेस्ट फील्ड है किसका, r का। ठीक है, लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स हैं वो और कंप्लीट कर लेते हैं। यू हैव टू फाइंड द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल डोमेन z। इंटीग्रल डोमेन आपको बता दिया, आपको फील्ड ऑफ क्वेश्चन निकालना है। फील्ड ऑफ क्वेश्चन में क्या था, यही था ना, इस टाइप के एलिमेंट्स थे जहाँ पे जो ऊपर वाला है वो तो ठीक है उस इंटीग्रल डोमेन के अंदर होगा, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट है ना, होगा तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका। वही किया था ना हमने, आर को इंटीग्रल डोमेन माना था और आर डैश क्या माना था, उस आर के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स। यानी है तो z1 z2 दोनों इसकी ही, लेकिन z2 जीरो नहीं हो सकता। अब z1 किस टाइप का एलिमेंट है, a प्लस आइटा b। ये क्या है, c प्लस आइटा d ले लो, जहाँ पे 4 इंटीजर्स होंगे और ये 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, यहाँ तक हम आ गए। अब वैसे तो ये हो गया फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये थोड़ा सा बड़ा और अजीब सा नहीं लग रहा? तो हम ये चाहते हैं हमेशा ही कि थोड़ा सा इजी हम बनाने की कोशिश करें हमारे आंसर को। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो, कोई भी इंटीग्रल डोमेन जो इस टाइप का है ना, जहाँ पे ए और बी, ए प्लस आइटा बी टाइप के एलिमेंट हैं, ए और बी सेट इंटीजर है एक, तो उसका फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा, यही आएगा ए प्लस आइटा बी टाइप के एलिमेंट, लेकिन ए और बी रैशनल नंबर होंगे। यानी F1 हमने ऐसा सेट मान लिया, हम ये प्रूव करेंगे कि F1 जो है फील्ड ऑफ क्वोशंट है। अब ये तो हमें पता है ये फील्ड ऑफ क्वोशंट है, इसको फील्ड ऑफ क्वोशंट प्रूव करने के लिए हम ये ना प्रूव कर दें कि F इज इक्वल टू F1, अपने आप F1 क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ क्वोशंट हो जाएगा। अब किन्हीं 2 चीज़ों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अब F तो सबसेट होगा ही होगा F1 का, क्योंकि देखो इसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं जहाँ पे ये सेट ऑफ जहाँ पे ये इंटीजर हैं, और ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये रैशनल है। तो रैशनल के पास तो चॉइस ज़्यादा हुई ना, तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा हुए। जैसे इसमें तो 1 प्लस आइटा इंटू 1 ये एलिमेंट होगा, लेकिन क्या इसमें ये एलिमेंट होगा 1/2? मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, चॉइस ऑब्वियसली इसके पास ज़्यादा होंगी क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई रैशनल में से है। ठीक है, देखने से हमें ये लग रहा है, वैसे तो इक्वल ही है क्योंकि ए बी सी डी ही इंटीजर हैं, इनको पुट करने के बाद तो रैशनल वैल्यू आ ही सकती है ना। लेकिन अभी देखने से हम ये कहेंगे, तो ये कहेंगे कि यहाँ पे तो इंटीजर से है, यहाँ पे रैशनल से है, इसीलिए इसके पास चॉइस कम है, इसके पास ज़्यादा होंगी, F1 का सबसेट हो जाएगा। एलिमेंट्स इसमें जो है वो इसमें भी होंगे क्योंकि हम इनको इक्वली प्रूव करना चाहते हैं ना लास्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ इंटीजर है चॉइस कम है, यहाँ पे रैशनल है चॉइस ज़्यादा है। अब F1 को और F का सबसेट प्रूव कर दो। उसके लिए F1 का एक एलिमेंट ले लो x प्लस आइटा वाई। अब x प्लस आइटा वाई F1 का एलिमेंट है, तो F1 में किस टाइप के एलिमेंट है, इस टाइप के, यानी x और y कहाँ कहाँ से होगा, रैशनल से। तो x प्लस आइटा वाई किस टाइप का होगा, अगर ये रैशनल है तो x को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा 1/बीटा 1, और y को क्या लिख सकते हो, अल्फा 2/बीटा 2, यानी ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का एलिमेंट हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सोल्व कर लो, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू E1/E2, जहाँ पे ये होंगे तो Zi में से, जहाँ पे E2 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस आइटा वाई किस में बिलोंग कर गया, F के अंदर। देखो अभी सिंपल सी बात है, अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 1, बीटा 1 बीटा 2, सारे के सारे हमने इंटीजर ही लिए थे ना, तो ऊपर वाली चीज़ भी इंटीजर होगी, नीचे वाली चीज़ भी कोई ना कोई इंटीजर आएगी। यानी इसको आप E1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे E1 और E2 दोनों के दोनों किस में से हैं, Zi में से हैं, और E2 नॉन जीरो है। Zi वही तो था ना, जहाँ पे जो ये इसके कोफिशिएंट्स आएंगे ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से होंगे, तो यहाँ पे भी तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही होंगे ना। हमने सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सेट ऑफ इंटीजर से ही माने हैं। देखो क्योंकि जब x को अल्फा 1/बीटा 1 लिख रही हो तो अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों ही इंटीजर होते हैं ना। रैशनल नंबर क्या है, जिसको आप 2 इंटीजर्स के डिवीजन की फॉर्म में लिख पाओ, तो ये सारे इंटीजर हैं, ये सारे इंटीजर हैं तो वो भी इंटीजर हो गए, और इंटीजर होने की वजह से किस में बिलोंग करके, F के अंदर। यानी F1 किसका सबसेट हो गया, F का।
इसका मतलब क्या, इक्वल हो गए, यानी ये भी क्या हो गया, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ जेड आई। लास्ट एंड 15th एग्जाम्पल, D1 और D2 अगर दो आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन्स हैं। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक है, कोई भी दो सेट आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, अगर उनके बीच में एक मैपिंग इस टाइप से हो कि जो आइसोमॉर्फिज्म हो, यानी होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। तो इसने दे दिया ये ऐसे दो इंटीग्रल डोमेन है जो आइसोमॉर्फिक हैं, और F1 इसका फील्ड ऑफ क्वोशंट है, F2 इसका फील्ड ऑफ क्वोशंट है। ये शो करो कि F1 और F2 भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी आपको ये शो करना है कि F1 और F2 के बीच में एक ऐसी मैपिंग होगी जो होमोमॉर्फिज्म होगी, 1 1 होगी एंड ऑन 2 होगी। तो D1 D2 आपने ले लिए। अब आपने क्या किया, ये आइसोमॉर्फिज्म दिए थे, तो इसका मतलब क्या है, इन D1 D2 के बीच में कोई रिंग आइसोमॉर्फिज्म तो ऑब्वियसली होगी, जो क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म तो होगी ही होगी। यानी फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, फाई ए प्लस फाई बी, और फाई ऑफ ए बी क्या होगा, फाई ए इंटू फाई बी। ठीक है, डिफाइन इसने इस टाइप से कर दिया कि ए की इमेज कोई ए डैश आएगी, बी की बी डैश, सी की सी डैश, डी की डी डैश, इस टाइप से। इधर जो दिया है वही किया। हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, यानी इन दोनों के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है। तो पहले F1 F2 को डिफाइन करो। F1 F2 में दोनों में इस टाइप के एलिमेंट हो गए ना, जहाँ पे ये तो D1 में से आएंगे, क्योंकि D1 का ही तो फील्ड ऑफ क्वोशंट है F1, और इसमें ये एलिमेंट D2 में से आएंगे, क्योंकि D2 का ही फील्ड ऑफ क्वोशंट है ये। यहाँ पे B नॉन जीरो होगा, यहाँ पे B डैश नॉन जीरो होगा। मैपिंग आपने F1 से F2 में इस टाइप से डिफाइन कर दी। बस अब इसको क्या दिखा दो, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म। देखो अब कैसे प्रूव करोगे। 1 1 के लिए इनको सेम लेके चलो लास्ट में जाके, और ये एलिमेंट्स ही सेम हो जाएंगे। देखो 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म, ये चीज़ें तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत पहले से करते आ रहे, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है ऑन 2, अगर फाई एक ऑन 2 आइसोमॉर्फिज्म है, देखो ये था ना, फाई तो आइसोमॉर्फिज्म था ही, ये इन्होंने दिया हुआ था, तो कोरस्पॉन्डिंग जो ए डैश बी डैश हैं जो वो D2 में होंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसको आपने ऑन 2 दिखाना है, इसको ऑन 2 दिखाना है, मतलब आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लो, उसके लिए यहाँ पे एक प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करे। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, फाई इस टाइप से डिफाइंड था, अब फाई तो आइसोमॉर्फिज्म है, यानी यहाँ पे कोई ए डैश ले लो, उसके लिए यहाँ पे ए एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कोई बी डैश ले लो, उसके लिए यहाँ कोई बी एग्जिस्ट करेगा। यानी ए डैश के लिए कौन एग्जिस्ट करेगा, ए, और बी डैश के लिए कौन एग्जिस्ट करेगा, बी। तो वही है, ए डैश बाई बी डैश के लिए कौन एग्जिस्ट करेगा, ए बाई बी, सच दैट ई इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर होमोमॉर्फिज्म का फर्स्ट पार्ट एंड फिर होमोमॉर्फिज्म का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। तो इस टाइप से ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। देखने से थोड़ा टफ लगता है ये जो चैप्टर है, लेकिन टफ नहीं है इतना, अगर आप अच्छे से करोगे तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 7.1 करके फिर हम इसको फिनिश करते हैं और चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।